नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का चौथा और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। तो इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक है दोस्तों, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो देखते हैं। इस दौरान उन उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया जो ब्रिटिश औद्योगिक विकास में सहायक थे और उनको अधिक लाभ पहुंचाते थे, जैसे चाय हो गए, काफ़ी हो गया, रबड़ हो गया और जूट हो गया। और इसमें ऐसे उद्योगों पर बल दिया गया जिसमें मैक्सिमम स्वामित्व जो था वो ब्रिटिशों का था। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग का ह्रास हुआ। तो ये ह्रास क्यों हुआ दोस्तों? तो इस पर क्या हुआ कि इस पर जो सूती वस्त्र उद्योग था इस पर निजी स्वामित्व रहा, यानी कि भारतीयों का स्वामित्व रहा और इसमें ब्रिटिशों ने योगदान नहीं दिया। और इस दौरान वहाँ ब्रिटेन में क्या हुआ कि कपड़ा मिलों की भारी संख्या में खुल गए कपड़ा मिल, और वहाँ से जो वस्त्र आते थे वो यहाँ के वस्त्रों से सस्ते पड़ते थे। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग का ह्रास हुआ। फिर भारत सरकार ने रेलवे निवेशकों को, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो रेलवे में निवेश करते थे, उन्हें 5% लाभ देना तय किया। और इसमें 33 कंपनियां थीं जिसमें से लगभग 24 जो थी वो निजी स्वामित्व की थी, यानी कि क्या थी, यह निजी स्वामित्व पर आधारित था। भारतीय सरकार को इससे कोई लाभ नहीं होता था, बल्कि ज़्यादा लाभ जो निवेशक थे 5% लाभ की गारंटी पे उनको होता था, यानी निजी कंपनियों को होता था। इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। अगला इसमें क्या हुआ कि जो रेलवे जब विकास हो गया 1853 में, तो क्या हुआ, जो दुर्गम क्षेत्र थे भारत में, वहाँ पर जो इंग्लैंड के निर्मित माल थे उसको भेजने तथा कच्चा माल जो था उसके दोहन में इसका प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि बम्बई के जो आंतरिक भाग थे वहाँ से पहले व्यापार करना संभव नहीं था, लेकिन रेलवे के विकास के बाद यह संभव हुआ। अगला है दोस्तों, रेलवे निर्माण ने आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न किया, फलतः अकालों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे रेलवे का निर्माण होने लगा तो कई जगह खुदाई करना पड़ा, और कई जगह मतलब नदियों को पाटा गया, ढका गया, उसको मिट्टी डाली गई। तो इससे क्या हुआ कि पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हुआ और अकालों की संख्या बढ़ी, वर्षा पे प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पारिस्थितिकीय असंतुलन से वर्षा पर प्रभाव पड़ा और इस प्रकार जो है अकालों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। रेलवे की शुरुआत 1853 में बम्बई से थाणे के मध्य की गई। सर्वप्रथम ट्रेन कहाँ चली? बम्बई से थाणे के मध्य। तो भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव का दूसरा सब टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। तो इसका पहला है, कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस एवं कर्नाटक के उत्तरी भाग में, मतलब उत्तर प्रदेश का जो बनारस क्षेत्र था और कर्नाटक का केवल उत्तरी भाग इसमें शामिल था, लगभग 19% क्षेत्र पर यह लागू किया। कुल ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का 19% था जिस पर यह लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें क्या किया गया कि भूस्वामियों को जमींदार बना दिया गया। यह एक विशेषता है अस्थाई बंदोबस्त की, समझ लीजिए एक प्रकार से। सर्वाधिक लाभ जमींदार को मिलता था। तो सर्वाधिक लाभ जमींदार को कैसे मिलता था? तो इसमें क्या हुआ कि अस्थाई बंदोबस्त में एक नियत आय सरकार को देनी होती थी जो लगभग हमेशा के लिए तय थी, परंतु 1810 के बाद उत्पादन जो बढ़ा, देखिए लिखा है कृषि उत्पादन 1810 के बाद बढ़ा, परंतु सरकार को 1793 की निर्धारित निश्चित आय मिलती थी। यानी कि 1793 में जो कॉर्नवालिस द्वारा एक आय निर्धारित कर दी गई, सरकार को केवल वही आय प्राप्त होती थी और जो राजस्व बढ़ा वो जमींदार रख लेते थे खुद बढ़ा के। इसमें जो लगान प्राप्त किया जाता था उसका 10/11 भाग जो है सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों को प्राप्त होता था। 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून क्या था दोस्तों कि अगर शाम ढलने के पहले एक निश्चित तिथि होती थी जिस दिन ये लोग सरकार को अपना जो जमा पूंजी होती थी, जो कर इकट्ठा करते थे जमींदार लोग, देते थे, और अगर ये उस दिन नियत तिथि को नहीं दे पाते थे तो इनका क्या होता था, जमींदारी छिन जाने का खतरा था। जमींदारी छिन जाती थी, खतरा क्या था, छिन जाती थी। अगला क्या है, इसमें ब्रिटिशों का उद्देश्य था कि एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो ऐसा मान लीजिए उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अकालों की संख्या बढ़ी क्योंकि उन्होंने समय के साथ कृषि में निवेश नहीं किया। अगला सब टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था।
तो इसको क्या हुआ, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने बम्बई, मद्रास एवं असम में लागू किया। असम के कुछ क्षेत्रों में, बम्बई और मद्रास पूरा था और असम का कुछ क्षेत्र था। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यवस्था में जो मध्यवर्ती की भूमिका थी वो समाप्त हो गई, लगभग क्या हमेशा समाप्त हो गई। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। क्या हुआ, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस व्यवस्था को कर्नल रीड ने सर्वप्रथम 1792 में बारामहल जिले में लागू किया। कहाँ लागू किया सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 में बारामहल जिले में लागू किया। इसमें 51% भाग शामिल था। इसमें जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसका 51% भाग शामिल था और यह 1820 में पूरी तरीके से लागू किया गया। अगला सब टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसका प्रतिपादक कौन था दोस्तों, हाल्ट मैकेंजी। कब प्रतिपादित हुआ, 1822 में लागू किया गया। भू राजस्व के आकलन के लिए विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया। इसमें जब भू राजस्व का आकलन किया गया तो इसमें जो स्थानीय जो लोग थे उनके रीति रिवाजों एवं उनके क्या अधिकार हैं इनको ध्यान में रखा गया था। उसके बाद क्या है दोस्तों, राजस्व एकत्र करने के लिए कंपनी की बजाय, ठीक है, इसका भुगतान जो है वो स्थानीय जमींदार के बजाय जो है कंपनी इसका भुगतान करने का जो जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दे दिया। यानी कि पहले उसमें क्या किया गया, सर्वप्रथम कौन सा बंदोबस्त लागू हुआ, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया कि जो भूमि का जो लगान चुकाते थे वो जमींदार इकट्ठा करते थे और ले जाके कंपनी को देते थे। महलवाड़ी में क्या हुआ, रैयतवाड़ी में क्या हुआ, रैयतवाड़ी में किसान सीधे जो है ले जाके कंपनी को देता था। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि ये गांव का जो मुखिया होता था ये लगान वसूल करता था अपने गांव से और ले जाके कंपनी को देता था। इसमें भूमि पूरे गांव की मानी जाती थी। यानी कि क्या है, इसमें भूमि पूरे गांव की मानी जाती थी। तो इस दौरान यानी गांव पर पूरे गांव का अधिकार था। जो भूमि थी गांव की उस पर पूरे गांव का अधिकार था। इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। तो वो दोस्तों था सूत तथा गेहूं का। मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं और सूत का करता था और इन्हीं का निर्यात भी करता था। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, धन के निर्गमन से संबंधित मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से किस समिति ने प्रश्न पूछा। तो दोस्तों वो है वेल्बी समिति। कौन समिति है, वेल्बी समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न पूछा। धन के निर्गमन से संबंधित धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो वो है कौन है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था दोस्तों, वो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ जब ये 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज़ तो 16वीं शताब्दी में ही आ चुके थे, 17वीं शताब्दी में, लेकिन जो आए तो 19वीं शताब्दी में इनका जो वर्चस्व साबित हुआ वो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, होम चार्जेज में क्या क्या शामिल होते हैं। तो दोस्तों होम चार्जेज में इंग्लैंड में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते ये शामिल होते हैं। सैन्य खरीदारी, जो सैनिकों की खरीदारी होती थी वो शामिल होते हैं। भारत सचिव के ऑफिस का खर्च, जो भारत सचिव होता है उसके ऑफिस का खर्च। भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज ये शामिल होता था। फिर भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक व सैन्य शुल्क, इतने जो है होम चार्जर के अंतर्गत शामिल होते हैं। केलिको किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, केलिको किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। केलिको किसे कहा जाता था, भारत से जो यूरोप को कपड़ा निर्यात होता था उसको। ददनी प्रथा क्या थी, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यह थी दोस्तों व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता। ददनी प्रथा में क्या होता था, जो व्यापारी होता था वो जब उत्पादन करने जाते थे कारीगर तो उसके पूर्व ही इनको एक नजराने के रूप में देता था और उसी दौरान जो तय हो जाता था इन लोगों को कि आपका सामान ये कितने में खरीदेंगे व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों सूपा विद्रोह की शुरुआत पूना में हुई थी, आधुनिक जो पुणे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यह है 1859 में। कब हुई, 1859 में।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जोतदार हैं। तो ये धनी किसानों का एक वर्ग था। जोतदार धनी किसानों का एक वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पहाड़िया जनजाति हैं। तो पहाड़िया जनजाति हैं दोस्तों जो हैं, ये राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करते थे तथा झूम कृषि करते थे। राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करते थे एवं झूम कृषि करते थे पहाड़िया। और दूसरा है दोस्तों, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर देते थे। तो ये कर जमींदार कर क्यों देता था दोस्तों? जमींदार जो कर देता था वो क्यों देता था? वो देता था इसलिए कि यह जो इसका क्षेत्रीय स्तर था वह अपने वहाँ पे शांति बनी रहे, क्योंकि ये दो उपद्रवी थे और इनमें बहुत एकता थी। और व्यापारी इनको कर क्यों देते थे? क्योंकि वो इनका जो क्षेत्र था पहाड़ियों का, ये कुशलतापूर्वक आवागमन के लिए, कि इनको व्यापार में कोई दिक्कत ना हो, इनका धन ना लूटा जाए, इसलिए इनको जो है कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, दामिन ई कोह का संबंध किससे है? तो यह दामिन ई कोह एक संथाल परगना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों यह है ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। इन पर ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव था ब्रिटिश सरकार पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, और लॉर्ड लिटन ने एक अकाल आयोग की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कुशल अकर्मण्यता की नीति का प्रतिपादक किसने किया था? तो दोस्तों वो है कौन? जॉन लॉरेंस। कौन है? जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अग्रगामी नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वो है ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया? तो दोस्तों वो है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। पहला कारखाना अधिनियम लाया गया इसके शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी। तो ये दोस्तों संबंधित थी शहरी नियोजन से। किससे संबंधित थी? शहरी नियोजन से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।